हे गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। देखो आप क्या करने वाले, आज हम पॉलिटी में अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यानी कि यूनियन और टेरिटरीज के जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर आता है, कौन से पार्ट के अंदर आता है, ये पार्ट वगैरह शेड्यूल हम सब कवर कर चुके थे। आज हम इसके पूरी डिटेल के बारे में जानने वाले हैं, किस पार्ट के अंदर कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए जो ज़रूरी है हमें जानने के लिए। सबसे पहले यूनियन एंड इस टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ने के लिए अभी इसके बारे में इतना जानो कि हमने जैसे पहली क्लास में भी जाना, पार्ट फर्स्ट के अंदर आता है और आर्टिकल 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक ही आता है, यानी कि 4 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला एक वर्ड आता है फेडरेटिज्म, ठीक है, कोफेडरेशन, और एक आता है यूनियन। यानी कि ये 3 वर्ड हैं। इन 3 वर्ड का मतलब क्या है? जो फेडरेशन है उसका मतलब होता है इंडस्ट्रेटेबल यूनियन एंड स्टेट ऑफ इंडस्ट्रेबल, यानी कि इसका कहने का मतलब है ऐसा राज्य, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट ना किया जा सके और उसके स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट ना किया जा सके, यानी कि जैसा है वैसे का वैसे ही बना रहे। ठीक, वाह। कोफेडरेशन आता है, ये कहता है आपका कि जो आपका यूनियन है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है और जो आपकी स्टेट है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनियन, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को हम यूनियन मानते हैं, जब यहाँ यूनियन एंड इस टेरिटरीज लिखा है। इसका मतलब होता है इंडस्ट्रेबल यूनियन विद डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट। इसका कहने का मतलब ये है कि यूनियन यानी कि जो ओवरऑल है, पूरा देश है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी और पार्ट्स में, बट उसकी स्टेट्स को जो है उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा यूपी बहुत बड़ा हुआ करता था, उसको तोड़ के उसमें से उत्तराखंड भी निकाला गया है ना। जैसे पहले आपका मद्रास बड़ा होता था, उसको तोड़ के डिवाइड किया बंगाल को, है ना। इसी तरीके से यानी कि स्टेट किया जा सकता है, बट ये यूनियन यानी कि जो इंडिया है हमारा, वो इंडिया ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जब भी हमारे जो है वो यूनियन कहा जाता है। अब देखो आर्टिकल की बात आती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ये 3 वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और हमारा यूनियन इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि हम यूनियन में आते हैं, है ना। चलो अब देखो आगे चलते हैं। आर्टिकल 1 को हम सबसे पहले कवर करते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। अगर आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि ये राज्यों का है ना, स्टेट है ना, राज्यों का एक यूनियन है इंडिया, यानी कि भारत। अगर हम बात करें अपने इंडिया की तो आप जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पे ये अभी जगह का ये इंडिया, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है ये यूनियन है। और इसके अंदर जो हमारी ये स्टेट्स आ जाती है अलग, ठीक है, ये उत्तराखंड मान लो आपका, यहाँ ये अलग, ये पंजाब है ना, ये गुजरात, ये राजस्थान हो जाएगा, यहाँ आपका एमपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरह, यानी कि ये स्टेट है, यानी कि इन स्टेट्स का एक यूनियन है। बिल्कुल सही बात है, पहला आर्टिकल यही कहता है। क्या कहता है? इंडिया यानी कि डेट इज भारत जो है वो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का एक समूह कह लो या एक यूनियन कह लो, ठीक है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, उसी तरीके से। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये आप देख सकते हैं कि देयर इज नो एनी ट्रीटी विद एनी स्टेट, यानी कि इस यूनियन में ऐसा कुछ नहीं है कि इस यूनियन ने यानी कि इंडिया ने किसी स्टेट के साथ कोई ट्रीटी कर रखी हो कि भाई तुम इतने टाइम तक रहो, उसके बाद कुछ और हो जाएगा, या तुम बन जाना, अभी हम बने हुए हैं, ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है। ठीक, सेकंड आता है स्टेट डू नॉट हैव सिंट और सिकेट फ्रॉम द यूनियन, यानी कि इसका देसी भाषा में बात करें, आप बुकिश लैंग्वेज को छोड़ें तो इसका हम आपको यहाँ देखो, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या है, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है, हैव नो राइट। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 1 के तहत ये कहता है कि जो इंडिया है हमारा, भारत जो है वो स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और हमारा कोई भी किसी भी स्टेट के साथ कोई ट्रीटी नहीं हुई भी है। और ये कहता है कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से इंडिया से बाहर नहीं हो सकता या खुद को फ्री नहीं मान सकता है। जैसे मान लो भाई उत्तर प्रदेश कहने लगे अब मैं भारत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो किसी और स्टेट, किसी और कंट्री का हिस्सा हूँ, या मैं हुई नहीं किसी का, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं, ये सब पहले हो गया है, अब नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता और उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 जो है वो आपका बताता है कि किसी भी इंडिया जो है उसकी जो टेरिटरी है, उसकी टेरिटरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, किस पॉइंट्स पे बढ़ सकती है, किस पॉइंट पे क्या है, ठीक है। अब आता है, देखो इसमें बात आती है कि कोई भी हम फॉरेनर कंट्री को इंडिया में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है,
एक्सेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, यानी कि किसी बाहर इंडिया के अलावा जो टेरिटरी है उसके अलावा किसी और टेरिटरी को अगर इंडिया में इंक्लूड करना है तो किन बेसिस पे वो हो सकती है इंडिया के अंदर, यानी कि फिर वो भी इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। अब देखो ये चार आपकी 4 टाइप से हो सकती है। पहली आती है आपकी संसद। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी है आपकी, वो अपनी सॉवरेनिटी इंडिया को खुद से दे दे, ठीक है, अपनी इच्छा से। मान लो उसके पास अब सोर्सेज नहीं है या उसके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, तो वो कहे कि भाई अब जो है हम आपको अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी, ठीक है, खुद दे रहे हैं, यानी कि अब हमारी कंट्री को आप अपने अंदर ले लो और हम आपको इसको दे रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो इस तरीके से इंडिया की टेरिटरी बढ़ सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एक्रेशन। इससे क्या है, इसका मतलब है किसी भी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी नेचुरल रीज़न होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, ठीक है, या कह सकते हो कोई भी नेचुरल रीज़न। मान लो भाई ये अभी मैं कहूँ हमारा इंडिया तो है यहाँ है, ठीक है, इंडिया हमारा यहाँ है, ऐसे मान के चलो। चलो थोड़ा इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ जगह ले लेते हैं और यहाँ इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मैं कहूँ ये मान के चलो कि ये हमारा इंडिया है, रुको सही से बनाते हैं। ठीक है, मान के चलो कि भाई ये अच्छा नहीं बन रहा, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मान के चलो ये इंडिया है और ये आपका यहाँ नेपाल है, ठीक है। अब नेचुरल रीज़न कुछ होता है, उस वजह से जो नेपाल है, ये तो अभी यही है, नेपाल को छोड़ो। मान लो यहाँ से कोई भी एक कंट्री है, उसका ये टुकड़ा नेचुरल, कोई भी नेचुरल रीज़न हुआ और ये बह के यहाँ इंडिया के पास आ गया, तो अब ये इंडिया की टेरिटरी में शामिल हो सकता है। ये कहता है आपका आर्टिकल 2 में किसी भी कंट्री की, फॉरेन कंट्री की टेरिटरी को अपनाने का क्या तरीका है। तो ये आता है आपके सेकंड पॉइंट में, ये क्या है, एक्रेशन, ठीक है, पढ़ सकते हो, लिख भी रखा है कि जब भी किसी नेचुरल रीज़न के कारण, ठीक है, कोई भी दूसरे राज्य का क्षेत्र इंडिया में, ठीक है, या कह सकते हैं व्हेन ड्यू टू द एनी नेचुरल रीज़न, ठीक है, अ पार्ट ऑफ एनी अदर स्टेट, है ना, या एनी अदर कंट्री कम टू नियर इंडिया, ठीक है, बस यही आप समझो कि इंडिया के पास आ जाता है तो वो आपका इंडिया का हो जाएगा। इतनी सिंपल सी ये बात आती है। अब नेक्स्ट आता है आपका तीसरा पॉइंट, क्या कहता है आर्टिकल के अंदर, ये कहता है हड़पना, ठीक है। ये क्या कहता है, जब इंडिया किसी ऐसे, मतलब कि आप ये मान के चले कोई भी एक ऐसा पार्ट है या कोई भी एक ऐसा रीज़न है जहाँ किसी भी कंट्री का कोई राइट नहीं है, ठीक है, कोई कंट्री क्लेम नहीं करती है मेरा राज्य है, और किसी कंट्री को पता चल जाता है, मान लो इंडिया को पता चल गया और इंडिया जाके यहाँ पे अपना फ्लैग लगा दे और कहे ये मेरा है, तो इस तरीके से इंडिया उसको ऑक्यूपेशन कर सकता है, यानी कि ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, बस कब्जे करने से, ठीक है, बस जैसे भी गुंडागर्दी करते हैं ना लोग, कब्जा कर लेते हैं, उस तरीके से भी अपनाया जा सकता है। लास्ट आता है आपका, ये क्या कहता है, ठीक है, ये वाला आपका क्या कहता है, रिसेप्शन क्या कहता है, ये कहता है जब इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, यानी कि मान लो किसी भी कंट्री पे, अभी मान लो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, और वहाँ के पाकिस्तान कहे कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, एक काम कर लो, आप यहाँ पे आके अपना लॉ ऑर्डर मेंटेन कर लो और इसको ज़रा व्यवस्था वो सही कर दो, ठीक है, और उसके बाद वहाँ के लोग कहें इंडिया से कि यार अब आपका राज्य, आपके रूल जो है वो बढ़िया थे, अब हम चाहते हैं कि आप इस पर रूल करो, है ना, तो इस तरीके से भी यहाँ पे इंडिया उस पर रूल कर सकता है। तो ये चार आपके मेथड हो गए, कौन सा है, पहला है आपका सेशन, फिर एक्सेशन, फिर हड़पना, है ना, ऑक्यूपेशन, और फिर आता है आपका रिसेप्शन। अब नेक्स्ट और आगे की बात करें, आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है हमसे, आर्टिकल 3 सिंपल कहता है कि पार्लियामेंट कैन चेंज बाउंड्री नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट। ये कहता है कि ये आपसे कहता है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूपी के टुकड़े हो गए, यूपी बहुत बड़ा था, यूपी में से उत्तराखंड भी निकल गया आपका, इस तरीके से कि वो बाउंड्री चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं
किसी भी स्टेट का, उत्तर प्रदेश दूसरा निकला उत्तराखंड हो गया, या उत्तर प्रदेश को कुछ और किया जा सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई अभी हम जानते हैं कि इलाहाबाद है, ये तो अभी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से किसी भी एरिया स्टेट का, ये एरिया ही तो आ गया, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है, तो ये नेम है, यानी कि पार्लियामेंट इस चीज़ को चेंज कर सकता है। एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया भी चेंज कर सकता है कि भाई तुम्हारा ज़्यादा है कम कर लो। और पार्लियामेंट ही है जो आपकी किसी भी न्यू स्टेट को क्रिएट कर सकता है, लेकिन विद इन इंडिया, सिर्फ इंडिया के अंदर। यूनियन यानी कि इंडिया को कुछ नहीं किया जा सकता, ना इंडिया का नाम चेंज हो सकता, उसकी स्टेट का नाम चेंज हो सकता है, उसकी बाउंड्री, सिर्फ स्टेट की बाउंड्री, आप इंडिया की बाउंड्री भी ओवरऑल चेंज नहीं कर सकते, वो वहीं की वहीं रहेगी आपकी, ठीक है। और ये क्रिएट कर सकता है, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी भी स्टेट को क्रिएट कर सकता है, अगर और बनाने की ज़रूरत पड़े उसे तो। तभी तो आप देखते हैं कि कभी हमारी यूनियन टेरिटरी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, देखते हैं ना भाई, स्टार्टिंग में कम थी, फिर हमारी 28 हुई, फिर कुछ और चेंज हुआ, उस तरीके से, ठीक है। तो अब आता है आर्टिकल 4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ये कहता है कि मान लो अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3, जो आर्टिकल 2 ने कहा किसी भी चीज़ फॉरेन टेरिटरी को अपनाने का, या आर्टिकल 3 जो कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट चेंज कर सकती है और पार्लियामेंट ही नई स्टेट बना सकती है, तो ये कहता है इसके लिए जो इन दो बेसिस पे अगर कोई भी चेंज हो रहा है, कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी अमेंडमेंट होना है तो हमारे वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होता है ना। कोई भी अमेंडमेंट होना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम जानते हैं 368 के अंदर होता है। बट आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 इन दोनों के बेसिस पे कोई भी चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अमेंडमेंट जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक बिल लाओ, अगर वो बिल पास हो जाता है तो आपका ये जो आप चेंज कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो आपका रूल बन जाएगा। बट आपको याद रखना है कि आपको बस उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 50% लोग जो है उसमें से एक और ज़्यादा, ठीक है, जितने लोग हैं उनका 50% + 1, सिंपल मेजोरिटी से आप बिल पास करा लो और आपका ही हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन दोनों के ग्राउंड, इन दोनों के बेसिस पे आप कोई भी चेंज कर रहे हैं अपने स्टेट्स में या उन पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेशल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर होते हैं उसी के बेसिस पर करें, नहीं, या कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक बिल लेके आओ, सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करा लो, 50% + 1, और आपका वो पास हो जाएगा, बस। तो सिंपल इतना ही था आपका यूनियन एंड इस टेरिटरीज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको 3 टर्म बताई थी, उसके बाद आर्टिकल 1 ने हमने पकड़ा कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 2 में मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉरेन टेरिटरी को हम अपना सकते हैं। आर्टिकल 3 में बताया कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या राइट है। आर्टिकल 4 मैंने आपको बता दिया है कि क्या कहता है क्या नहीं, ठीक है। सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। PDF इसको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले हमने अभी शेड्यूल और पार्ट्स कर लिया था, अब नेक्स्ट क्लास में हम सिटीजनशिप को समझने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में आप क्लास देख सकते हैं, कहाँ जाना, टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF मिल जाएगी आपको। और यूट्यूब पे अगर आप शिखर बैच पे जाएंगे, सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, तो शिखर बैच के अंदर आपको सारी अभी तक जितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो सब मिल जाएगी। मैथ में हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में हमने डॉट सिचुएशन कंप्लीट कर दिया है। हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में हमने एडवेंचर ऑफ यूरोपियंस पढ़ लिया है, ठीक है। और इसी के साथ हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ लिया है और हमने चार्टर एक्ट पढ़ लिए हैं। यानी कि हम ये 3 चीज़ हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं और पॉलिटी में हम अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम सिटीजनशिप। चलिए, सेशन अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर मत भूलना। PDF आपको मिल जाएगी और ये हैंड रिटन नोट्स ही है जो आपको डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा हूँ, मैं लिखने की नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट हम पढ़ा सके उसको, वीडियो छोटी से छोटी रहे आपकी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, जय